नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मेरे साथ है प्रशांत केसरी, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फ्रॉम नोएडा से सेकेंड ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं। नीट 2021 में इनके मार्क्स है अराउंड 632 मार्क्स। तो जैसा आप सभी जान रहे हैं कि नीट के एग्जाम की डेट काफ़ी पास आ चुकी है। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, क्या छोड़ना है, आपको ये सारी चीज़ें एक साथ पता होनी चाहिए इस समय। तो मैं कुछ बातें इनके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा प्रशांत जी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें मेरे दर्शकों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत केसरी है। मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में सेकेंड ईयर का MBBS स्टूडेंट हूँ। मेरा सिलेक्शन 2021 में हुआ था और मेरी रैंक थी 7700 और नंबर थे 632। प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बायोलॉजी को किस तरीके से रीड किया था, NCERT बायो को? देखिए, बायोलॉजी को रीड करने का एक अपना सबका अपना अपना नजरिया, मतलब सब लोग अपने अपने से पढ़ते हैं कि कोई जल्दी पढ़ता है, कोई धीरे से पढ़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आप अगर बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको चैप्टर्स पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं एग्जांपल दूंगा लिविंग वर्ड का। तो अगर आप बिगनर है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसको आप आराम से पढ़िए, उसको 2 घंटे 3 घंटे टाइम देके पढ़िए। लेकिन आप जैसे जैसे उस चैप्टर को दोबारा पढ़ते हैं, रिवीजन करते हो, अपना उसमें आप टाइम जो है उसको कट करिए। जैसे आप किसी चैप्टर को 2 घंटे में पढ़ रहे हैं, तो अगली बार उसको कोशिश करिए कि और कम टाइम में पढ़ें, अगली बार और कम टाइम में पढ़ें। और जैसे आप एग्जाम देते हैं, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे लड़के एग्जाम देते हैं उसमें क्या होता है कि गलतियां होती हैं। उनको लगता है हाँ कि चलो ये तो आ रहा था मुझे, मैं इसको कर लूंगा, मुझे लग रहा था ये होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने टेस्ट पेपर दिया, अगर कोई गलती हो रही है उसको एनालाइज करिए, उसको वहीं पे लिख लीजिए। NCERT में दोबारा आप जब किताब पढ़ें तो वो दोबारा गलती आप ना करें। तो कोशिश करें कि अगर आपका अभी एग्जाम जैसे पास में आ गया है, तो आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम कोशिश करनी, जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार करिए। उसको थोड़ा जल्दी जल्दी चैप्टर्स को पढ़िए, 1 घंटे में 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी पढ़ सकते हैं आप जल्दी जल्दी में, उसको उतना कोशिश करिए। जैसे बायोलॉजी पढ़ते समय तो चलिए बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन सिली मिस्टेक कर आता है, उस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, सिली मिस्टेक अवॉइड करने का एक ही तरीका है, आप जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपकी जो है गलतियां इंप्रूव होंगी। अब जितना आप कोशिश करिए, जितनी गलती करनी है आप टेस्ट में करिए, एग्जाम में गलती नहीं करनी। मतलब गलती इंप्रूव का मतलब हुआ कि आप जितनी ज्यादा टेस्ट में गलती कर रहे हैं वो आपकी इंप्रूवमेंट है, आपको इंप्रूवमेंट कराएगा। लेकिन उसका भी एक मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने टेस्ट पेपर दिया तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आप टेस्ट दे के आइए, उसको एनालाइज जरूर करिए, मेरी गलतियां कहाँ हुई है उसको लिखिए, एक बार पेपर में लिखिए, NCERT में लिखिए, जहां गलती हुई है, जिस टॉपिक का है उसको जरूर एनालाइज करिए, तभी आपकी सिली मिस्टेक्स दूर हो पाएंगी। जैसे एग्जाम क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होगा बायोलॉजी का, किस तरीके से रीड करके हमें पढ़ते समय कोई गलती ना हो, चाहे कोई वर्ड छूटे ना, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत ना हो? देखिए, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का आप सब लोग का अपना अपना नजरिया है, लेकिन हाँ एक जो बेसिक है, मतलब कैसे करना चाहिए। तो पहले आप जैसे अगर बायोलॉजी का सेक्शन कर रहे हैं तो एक बार में आप, मतलब एक बार में जो क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप पहले आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद दोबारा, जैसे कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं आपको लग रहा होगा ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना है कि आप जैसे एक बार में आपने कर लिया, मान लीजिए 90 क्वेश्चन है या फिर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए 80 क्वेश्चन कर लिया, आपके 10 क्वेश्चन छूटे हैं क्योंकि 5 ऑप्शनल रहते हैं। तो 10 क्वेश्चन छूटे हैं, आपने 10 को एक बार फिर से देखा, उसमें से पता चला आपने हो सकता है 2-3 और आपने और कर लिए, फिर एक बार और आपने रीड किया, ठीक, उसमें हो सकता है कि आप 2 और कर लिए, और अगर कुछ नहीं आ रहा है एकदम तो उसको लास्ट में छोड़ दीजिए। मतलब पेपर को आपको ऐसे करना है कि एक बार देखा, जल्दी जो हो पाया, मतलब एग्जैक्ट आंसर पता है उसको लगा के हम निकल जाइए। दोबारा देख लीजिए, जो छूटे हैं उनको करिए, थोड़ा समय उसमें दीजिए, अगर एकदम नहीं आ रहा तो उसको एकदम छोड़ दीजिए, उसमें लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा पढ़ूंगा। मैं केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहूंगा, उसका सोर्स ऑफ रीडिंग क्या होगा केमिस्ट्री का? देखिए, केमिस्ट्री में सोर्स ऑफ रीडिंग नीट के लिए तो केवल NCERT है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल NCERT पढ़नी है। वो भी केमिस्ट्री में 3 टॉपिक, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और आपका फिजिकल है। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना NCERT में दिया हुआ है सब आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़नी, क्योंकि लाइन बाय लाइन पूछी जाती है। चाहे वो अब आप एग्जाम्पल ले लें, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे S ब्लॉक का हो, P ब्लॉक का, इन सब चैप्टर्स में जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं इनको टोटल NCERT से, मतलब NCERT ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। उसके बाद एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, NCERT के जो लास्ट में समरी दिया होता है उसको एक बार जरूर आप पढ़ें, क्योंकि उसके पढ़ने से क्या होता है आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं वो रिएक्शन कैसे याद होंगे? बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि वो कैसे याद रखें लंबे समय के लिए। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है कि ऑर्गेनिक का ऐसा है कि NCERT को आप पढ़ के, मतलब थोड़ा उससे बाहर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए एक्स्ट्रा।
जैसे जितने भी इफेक्ट है, आप इंडक्टिव इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना होगा रिएक्शन को समझने के लिए। तो थोड़ा आप उसमें आप अलग से पढ़ सकते हैं। बाकी जितने नेम रिएक्शन है वो एनसीईआरटी के ही आने वाले हैं। अगर आप मैकेनिज्म थोड़ा अगर जानने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमें एनसीईआरटी ज्यादा फोकस रखना होगा। हाँ, एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करिए। अगर आपको जैसे मैकेनिज्म रिएक्शन की जाननी है तो थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना पड़ेगा, तो आप कोशिश कर सकते हैं उसमें पढ़ने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब किस तरीके से उसको फिजिकल केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिकल में क्या है, क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जितने एग्जाम्पल दिए हुए फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली वो फार्मूला पूछ लेते हैं कि ये फार्मूला किसका है, तो वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं, आप कहीं बाहर से नहीं आते हैं। तो आप जैसा प्रशांत ने बताया कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजी केमिस्ट्री में मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो समय है, ये टाइम पार्टिकुलर जो 1.5 महीने का आपका समय है, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के आसपास ही होना चाहिए। आज ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, ना आपके पास समय है। तो चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। मैं फिजिक्स में एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? देखिए, एनसीईआरटी में फिजिक्स में एनसीईआरटी मैं नहीं प्रेफर करूंगा पढ़ने के लिए। हाँ, कुछ चैप्टर हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे जो थ्योरी वाले हैं, जो आपके जो फिजिकल वाले पोर्शन है या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन है, उसको आप एनसीईआरटी से मत पढ़िए। जैसे आप कुछ मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हो गया आपका रोटेशनल हो गया। रोटेशनल आप जो है एनसीईआरटी से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगी उतनी, क्योंकि इतना कंसाइज वे में लिखा हुआ है, वो पढ़ने में दिक्कत होती है। कुछ चैप्टर जैसे मॉडर्न्स के चैप्टर हो गए, सेमी कंडक्टर हो गया, ये सब चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, आप जितने भी ऑब्जेक्टिव मतलब जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, उनके पीछे आप देखेंगे तो समरी देता है और पॉइंट टू पॉइंटर होता है। तो एक बार समरी और पॉइंट टू पॉइंटर आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे अब क्या है, आपके क्वेश्चन क्या है, सेंसर रीजन भी आने लगे हैं, तो आपको उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार उसको जरूर पढ़िए। और जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं हर चैप्टर के लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं, वैसे आ जाते हैं। और जो एनसीईआरटी की ग्राफ हो तो वो कितने इंपॉर्टेंट है फिजिक्स? हाँ, ग्राफ की बात करता हूँ। जैसे आप यूनिट इसमें हो गया, 2D में हो गया, 1D 2D में हो गया, जितने भी मतलब ग्राफ जितने भी दिए हुए ग्राफ और टेबल जितने भी हैं एनसीईआरटी में, उसको मतलब पढ़ना है। आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, मतलब जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका ऐसा नहीं पूरा लाइन में लाइन आपको पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप, जैसे ग्राफ हो गया उसको आप अलग कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, उसको अलग से करके पढ़िए। और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है इसको अलग से बना लीजिए, उसके बाद उसको पढ़िए। जो जितने टेबल है, जैसे सेमीकंडक्टर में कई सारे टेबल है, तो उसको पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये सबसे बड़ी जो मतलब बच्चों में डर होता है फिजिक्स को लेकर, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से होनी चाहिए और उसकी जो मिस्टेक्स है, कैलकुलेशन मिस्टेक, उसको एग्जाम में कैसे दूर किया जाए? देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक का एक ही तरीका है, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपकी धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप गलती करने के चांसेस आपके कम रहेंगे। तो आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने तेज आप होते जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना भी करेंगे आपको मतलब स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। उसके बाद आपको कहां से करना है प्रैक्टिस, तो आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, बुक आती है 33 ईयर की, उसको आप ले लीजिए, उसको सॉल्व करते रहिए। अगर आप कोई कोचिंग का मैनुअल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके जो पीछे क्वेश्चंस रहते हैं उसको लगाते रहिए। ये फार्मूले जो होते हैं फिजिक्स के, ये कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में? देखिए, हाँ, फार्मूले में अभी क्या हो गया है कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ 2019 से लेके अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, फिजिक्स के पेपर जो है बहुत कठिन नहीं रहे हैं, आसान ही रहे हैं, फार्मूले बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कर सकते हैं, अगर आप हर चैप्टर का एक पेज पे आप फार्मूला लिख लें, उसको डेली देखते रहे, रिवीजन करते रहें, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके फार्मूले से बन जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी को तीनों सब्जेक्ट में किस तरीके से पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लेकिन मैं एक बात और भी इंक्लूड करूँ कि जैसा प्रशांत जी ने बताया कि बायोलॉजी जो सिली मिस्टेक होती है, मुझे लगता है कि बच्चे बहुत जल्दी में रीड कर जाते हैं एग्जाम में टाइम में। वो एग्जाम में मतलब आप जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस था, जब मैं बायोलॉजी में मेरे भी 352 मार्क्स थे, तो उस जैसा मेरे 352 मार्क्स आए उसमें मैंने एक भी सिली मिस्टेक नहीं की, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जब मैंने पेपर सॉल्व किया था, तो क्या करता था कि जो पेन से लेकर पेन के साथ में क्वेश्चन को पढ़ता था कि कोई भी वर्ड मुझसे मिस्टेक ना हो, जैसे नॉट है, रॉन्ग है, क्या पूछ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा, आप जल्दीबाजी में पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो पक्का है क्वेश्चन आप गलत ही करने वाले हो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होगी, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और एक बात मैं इनसे प्रशांत से और जानना चाहूंगा कि कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो जो मतलब ज्यादातर एनसीईआरटी के जो बाहर क्वेश्चन आते हैं तो उसको लेकर मतलब क्या वो उसको लेकर उस पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90 एनसीईआरटी से आ रहे हैं, 10 ही बाहर से होंगे। तो आप अपना दिमाग 10 पे ना लगाइए, 90 वाले क्वेश्चन पे लगाइए, क्योंकि वही आपको वेटेज देने वाले हैं एग्जाम में। तो आप 10 के चक्कर में आप जो 90 पढ़ने वाले हैं उसको छोड़ देंगे आप। तो वही थोड़ा एक्स्ट्रा एज पाने के चक्कर में आप जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं कर पाएंगे और आप मार्क्स कमाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी तो स्टिक पे रहें। और मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कर सकते हैं। अगर आप अभी एग्जाम बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है तो आप कोशिश करिए वो जो 90 क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर फोकस करें। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि नीट 2021 में नहीं, इनका नीट 2022 में भी सिलेक्शन हुआ था। इनके मार्क्स थे अराउंड 610। तो मैं उस समय था, तो इनका फोन आया कि मुझे ये कॉलेज मिल रहा है पर मुझे कुछ बेटर कॉलेज चाहिए और मुझे मतलब ये मतलब अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ और चाहिए। तो मैंने इसी साथ आपसे मैंने यही कहा था कि ठीक है, अगर आपके बारे में कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़िए, कॉलेज छोड़िए, आप फिर से एक तैयारी करिए। तो इन्होंने ऐसा ही किया, मतलब प्रशांत जी ने, कि उन्होंने ड्रॉप लिया उस कॉलेज को। वो कहते हैं ना कि नो रिस्क नो स्टोरी। इन्होंने एक रिस्क लिया और देखिए आज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ये पढ़ रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, ये जो समय आपका चल रहा है ये काफी मतलब कीमती है। इस समय में काफी शांत रहिए और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी आपका कोई काम नहीं होना चाहिए। तो आज का वीडियो यही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद।